सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मानव में जनन तंत्र को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मानव है वो द्विलिंगी प्राणी है। ठीक है, मतलब कि मानव में जो है नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। ठीक है, पुरुष और महिला अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज इस वीडियो में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? मानव में। ठीक है, वो भी हम लोग मानव में किसमें? नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे। आइए हम लोगों का टॉपिक है नर जनन तंत्र। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है नर जनन तंत्र की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो जो अंग जो है शुक्राणु को बनाने में मदद कर रहा है और इसको निषेचन तक पहुंचाने में जो मदद कर रहा है, सभी अंगों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि जो नर जनन तंत्र है यह जो है 3 भागों से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें आएगा सबसे पहले जो है वृषण। क्या आएगा? वृषण आएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, दूसरा भाग है सहायक नलिकाएं। ओके, और तीसरा भाग है सहायक ग्रंथियां। तो नर जनन तंत्र जो है ये मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है वृषण, दूसरा है सहायक नलिकाएं और तीसरा है सहायक ग्रंथियां। ठीक है ना। आइए हम लोग जो है धीरे धीरे जो है ना एक एक भाग का अध्ययन करते हैं। और वो पहला भाग है वृषण का। देखिए वृषण को क्या कहते हैं? टेस्टिस। और मानव में जो टेस्टिस है, जो वृषण है, वो कितना होता है? एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी होता है, 1 पेयर होता है। और वो भी ये कहाँ होता है? मानव में। मानव में वृषण जो है, टेस्टिस जो है, ये उदर गुहा के बाहर, मतलब जो पेट वाली गुहा है उसके बाहर होता है। वृषण ही जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, या कह लीजिए कि प्राथमिक नर जनन अंग है। देखो फिर से हम रिमाइंड करते हैं कि जो वृषण है वो हमारे जो है नर में पाया जाता है, एक जोड़ी होता है, अंडाकार होता है, उदर गुहा के बाहर होता है, और यह जो है प्राथमिक नर जनन अंग होता है। ठीक है, प्राथमिक नर जनन अंग होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वृषण है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये नर जनन तंत्र का जो है डायग्राम है, नर जनन तंत्र का ये चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा उदर वाला भाग है ऊपर का, और ये नीचे आप देखेंगे कि उदर के बाहर जो है, ये आप देख सकते हैं कि उदर के बाहर मसल्स का, ठीक है, मसल्स का बना हुआ एक थैला है। और इस थैले के अंदर ये जो है क्या दिखाई दे रहा है? अंडाकार ये वृषण दिखाई दे रहा है। यही है वृषण। यहाँ पे आप देख सकते हैं वृषण। ठीक है, तो ये अंडाकार वृषण है। कहाँ है भाई? उदर गुहा के बाहर है। ठीक है, उदर गुहा के बाहर है। किसमें है ना? मसल्स के बने हुए एक थैला में है। ठीक है, इस थैला को हम लोग क्या कहेंगे? इस थैले को हम लोग कहेंगे वृषण कोश। क्या कहेंगे? वृषण कोश। इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। तो हमारा वृषण जो नर जनन प्राथमिक अंग है, यह जो है उदर गुहा के बाहर जो है ना पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में, स्क्रोटम में पाया जाता है। ओके, ध्यान रहेगा। अब आइए, जो वृषण है यह नर जनन प्राथमिक अंग है। क्यों है? क्योंकि इसी में शुक्राणु का, नर जनन कोशिका का न निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो वृषण है वो आपका क्या है? प्राथमिक नर जनन अंग है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है नर युग्मक शुक्राणु मतलब स्पर्म्स का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ गए कि वृषण में ही स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है। और ध्यान रहे, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टेस्टिस जो है, वृषण है, ये उदर गुहा के बाहर क्यों है? ठीक है, ये स्क्रोटम में बाहर क्यों है? तो आप बताएंगे कि जो वृषण है, टेस्टिस उदर गुहा के बाहर इसलिए है क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो शुक्राणु होते हैं वो हमारे बॉडी टेम्परेचर अर्थात लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो है सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आएगा, क्या यहाँ का तापमान जो है कितना होता है? तो हाँ, इसका तापमान जो है वृषण कोश जो है, यहाँ पे वृषण का तापमान जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो बॉडी टेम्परेचर है उससे ना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। अर्थात वृषण का तापमान कितना हो गया? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। किससे? हमारे शरीर के तापमान से कम है। और इस तापमान पे जो है शुक्राणु सरवाइव कर जाते हैं। आइए हम लोग जो है सहायक नलिकाओं पे कुछ प्रकाश डालते हैं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी हैं मानव नर जनन तंत्र में?
वृषण जलिकाएं हैं। कौन सी हैं? वृषण जलिकाएं हैं, अधिवृषण है और शुक्र वाहिका है। ठीक है, वृषण जलिकाओं को हम लोग जो है रेटेड टेस्टिस बोलते हैं, अधिवृषण को हम लोग एपिडायडामिस बोलते हैं और शुक्र वाहिका को हम लोग वास, ठीक है, डिफरेंस बोलते हैं। सो इस तरह से जो है ये सहायक नलिकाएं हो गई। और सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लोग जो है इनको देख लेते हैं, फिर इनके ना कार्य पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं मानव नर जनन तंत्र में? तो प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है, एक होती है। और जबकि जो है दूसरा क्या है? शुक्राशय। शुक्राशय क्या है? सेमाइनल वेसिकल्स, एक जोड़ी होती है। और फिर है काउपर, जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं, यह भी एक जोड़ी होती है। तो ये सहायक ग्रंथियां हो गई मानव नर जनन तंत्र में, ये सहायक नलिकाएं हो गई मानव नर जनन तंत्र में, और ये क्या हो गया? प्राथमिक नर जनन अंग। ठीक है, तो ये नाम आप लोग जो है याद रखेंगे। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, एग्जाम में अगर आता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है डिटेलिंग करते हैं, कुछ सहायक नलिकाओं को, सहायक ग्रंथियों को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वृषण हो गया। ठीक है, अब वृषण के बाद जो है मित्रों, इसके अंदर जो है आपको जो है नलिकाओं की जाल दिखाई देगी। सहायक नलिकाओं पे आ गए ना, इस टेस्टिस के जो है अंदर जो है यहाँ इस सिरे पे जो है नलिकाओं की जाल दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वृषण जलिकाएं ना, वृषण जलिकाएं, रेटेड टेस्टिस। अब जो है, ठीक है, अब ये जो बाहर वाली आपको ये नलिका दिखाई दे रही है, ये बाहर वाली, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अधिवृषण, एपिडायडामिस, अधिवृषण। हालांकि जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये हाईली कॉइल्ड होता है ना। अब देखिए एपिडायडामिस से जब ये आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या है? शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी, वास डिफरेंस। और ये जो है कहाँ जा रही है? ये शुक्र वाहिका आपकी जो है जा रही है, और कहाँ जा रही है? मूत्र मार्ग में। हमारा जो पेनिस है उसमें मूत्र मार्ग है, और इस मूत्र मार्ग में ये खुल जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। आइए हम लोग जो है सहायक ग्रंथियों को देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो पीली कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है? सिंगल प्रोस्टेट ग्रंथि है। दोस्तों याद रहे कि कैंसर जो है इसमें बहुत तेजी से होता है, प्रोस्टेट कैंसर। तो डॉक्टर उस समय जो है सीजर का जो है रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी जो है, ठीक है, काउपर्स ग्रंथि हो गई, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और फिर ये क्या हो गया? आपकी शुक्राशय, शुक्राशय मतलब सेमाइनल वेसिकल। तो ये भी एक जोड़ी है, ये भी एक जोड़ी है, और ये एक है। ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं ये क्या करती हैं? सिक्रेशन का कार्य करती हैं, श्रवण का कार्य करती हैं। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से हम लोग जो है प्राथमिक नर जनन अंग को देखा, ठीक है, सहायक नलिकाओं को देखा हम लोगों ने, फिर जो है हम लोगों ने सहायक ग्रंथियों को भी देखा। इस तरह से आइए हम लोग जो है अब क्या करते हैं कि जो टेस्टिस है, वृषण है, इस वृषण का क्या करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं, ठीक है, खड़ी काटते हैं, और इसके अंदर के, इसके आंतरिक संरचना को देखते हैं। आइए हम लोग जो है ये वृषण का, टेस्टिस का जो है अंदर का संरचना दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले आपको इसमें जो है क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है कई खाने दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? कई खाने दिखाई दे रहे हैं। मित्रों इन खानों को हम लोग क्या कहते हैं? इन खानों को हम लोग कहते हैं, ये जो डिब्बे हैं इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो एक वृषण में जो ये वृषण पालिकाएं हैं वो लगभग 250 होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250। सोचिए एक वृषण में 250 है, दोनों वृषण में मिलाकर के लगभग 500 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है, वृषण पालिकाएं पाई जाते हैं। तो इन वृषण पालिकाओं के अंदर क्या है? इन वृषण पालिकाओं के अंदर आप देख रहे हैं ना कि 2 to 3 कॉइल्ड जो है नलिकाएं पाई जा रही हैं ना। 2 से 3 जो है दोहरी लिपटी हुई नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। प्रत्येक जो है आपको जो है वृषण पालिका में दिख जाएगी। तो इस तरह 4-5 दिखाया गया है, हालांकि जो है डायग्राम है तो इसमें 4-5 दिखाई दिया गया है। ठीक है, लगभग जो है 250 जो है वृषण पालिका होगी। 250 वृषण पालिकाओं में इस तरह से जो है आपके ना 2 to 3 क्वाड्रंट नलिकाएं दिखाई देंगी। और इन नलिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं 2 नंबर पे क्या लिखा हो। इन नलिकाओं को हम लोग कहते हैं शुक्र जनक नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ओके, आइए
तो प्रत्येक वृषण पालिका से जो है ये शुक्र जनक नलिकाएं निकलती हैं बाहर, और बाहर निकल करके जो है आपस में एक जगह मिल जाती हैं, और इस जगह को हम तीसरा नंबर कहते हैं, क्या है, वृषण जलिकाएं, रेक्टेड टेस्टिस। सभी रेक्टेड टेस्टिस जो है फिर आगे जाकर के जो है एक क्वायर्ड जो है ना, खूब जो है मुड़ी हुई जो है नलिका में जाके ये सारे के सारे जो है ना ओपन हो जा रहे हैं, खुल जा रहे हैं, और इसको हम लोग चौथा नंबर देते हैं, और यह है अधिवृषण, क्या है, एपिडाइडमिस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। फिर ये आगे जो है इसका क्वालिंग कम होता जाता है और ये सीधे होती जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पांचवा नंबर, और ये पांचवा नंबर है शुक्रवाहिका, वासा डिफरेंस, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इस तरह से जो है हम लोगों ने ये डायग्राम देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। आइए हम लोग जो है देखते हैं कि जो बार बार हम लोगों ने कहा कि जो टेस्टिस में जो शुक्राणु बनते हैं, तो उसको देखते हैं कि कैसे बनते हैं और कहाँ बनते हैं। तो टेस्टिस में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, तो जो शुक्राणु है, जो मेल जो जर्म सेल्स है, वो कहाँ बनते हैं ना, वृषण के अंदर। कहाँ बनते हैं, वृषण के अंदर, जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनके अंदर बनते हैं। हम लोगों ने डायग्राम जो है शुक्रजनक नलिका का जो है बाहर कर लिया है, तो ये शुक्रजनक नलिका है, ठीक है। इसको हम लोगों ने काट करके बाहर कर लिया है। तो आप देखेंगे कि शुक्रजनक नलिका अंदर से, इसका जो अंदर वाला लेयर है, इसमें दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक है नर जनन कोशिकाएं, मेल जर्म सेल, और दूसरी जो है क्या है, नर्स कोशिकाएं हैं, नर्स सेल्स, जिनको हम लोग सर्टोली सेल्स भी कहते हैं ना। तो ध्यान रहे कि जो नर जनन कोशिका है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुलस शुक्रजनक नलिका के अंदर वाली, तो ये क्या करती हैं कि ये माइटोसिस में जाती हैं, ये ना अर्धसूत्री विभाजन में जाती हैं, और जो है फाइनली क्या बना देती हैं, शुक्राणु, स्पर्म्स, नर जनन युग्मक का निर्माण हो गया, ठीक है। और जब ये बन जाते हैं तो जो दूसरी कोशिकाएं इनके साथ रहती हैं, नर्स कोशिकाएं रहती हैं, सर्टोली कोशिकाएं रहती हैं, ये इनको क्या करती हैं, पोषण देती रहती हैं। क्या देती हैं, पोषण। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि अंदर से तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके जो बाहरी लेयर है, ठीक है, शुक्रजनक नलिका का जो बाहरी लेयर है, इस बाहरी लेयर में जो है किस तरह की कोशिकाएं होती हैं, लेडिक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, लेडिक कोशिकाएं होती हैं, और यह क्या बनाती हैं, ये जो है हार्मोन का स्राव करती हैं। कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन का, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं, और यह हार्मोन जो है शुक्राणु का जो फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, इस पे पूरा ये हार्मोन नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है देख लिया कि नर जनन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं, और फिर जो है शुक्राणुओं का जो है नरिशमेंट, पोषण जो है नर्स कोशिकाओं द्वारा होता है, और शुक्राणुओं के बनने का जो नियंत्रण है वो लेडिक कोशिकाओं से जो हार्मोन निकल रहा है, एंड्रोजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने जो है स्पर्म के निर्माण को भी देखा। तो एक छोटा सा जो है हमारा जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गया, उसको हम बता देते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो शुक्राणु बन रहे हैं, जो स्पर्म्स बन रहे हैं, वो अगतिशील हैं। वो क्या है, अगतिशील, नॉन मोटाइल है, मतलब शुक्राणुओं में टेल नहीं है, पूंछ नहीं है। अब ध्यान रहे कि ये शुक्राणु जो है, ठीक है, ये शुक्राणु जो है बने न अगतिशील है, और ये सारे शुक्राणु मिलियंस अरबों शुक्राणु बनते हैं शुक्रजनक नलिकाओं में, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और धीरे धीरे वो जो है न कहाँ आ जाते हैं, ये वृषण जलिकाओं से होते हुए जो है चले आए कहाँ पे, अधिवृषण में, एपिडाइडमिस में। रुकिए, समझिए ध्यान से इसको यहाँ पे, कि जो आपकी अगतिशील शुक्राणु है, नॉन मोटाइल स्पर्म्स है, यहाँ पे जब आते हैं तो वो रिचार्ज होते हैं, यहाँ पे जो है उनमें पूंछ बनती है, अर्थात वो अगतिशील से गतिशील हो जाते हैं, नॉन मोटाइल से मोटाइल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपके जो स्पर्म में शुक्राणु हैं वो अगतिशील से गतिशील कहाँ पे होते हैं, उनमें टेल का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो अधिवृषण में होता है, एपिडाइडमिस में होता है। ध्यान रहेगा सभी लोगों को। तो बच्चों, इस तरह से नर जनन तंत्र यह टॉपिक समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। सो धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मादा जनन तंत्र पर प्रकाश डाला गया है। ओके।